नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र आज आपसे बात कर रहा हूँ भारतीय कला चेतना के बारे में। असल में भारतीय सौंदर्य दर्शन में विविध कलाओं के जो रूपाकार हैं वो अपनी तरह से विकसित हुए हैं और आज इस पर मैं कुछ बात करूँगा। कला चेतना के सूत्र। कलाएं विविध रूपों वाली हैं, अनेक मनोदशाओं को प्रभावित करने वाली हैं। कुछ कला रूप देश काल के प्रभाव से आगे निकल जाते हैं तो कुछ किसी समय विशेष में ही कवलित हो जाते हैं। व्यक्ति, काल और परिस्थितियां कला को हमेशा प्रभावित करती हैं। कला की विकास यात्रा को चिन्हने के लिए हमें व्यक्ति सापेक्षता, काल सापेक्षता और स्थिति सापेक्षता का आकलन अवश्य करना होता है। सौंदर्य का सीधा संबंध संतुलन से है। माध्यम कोई भी हो, कैनवस हो, पत्थर हो, काठ हो, मिट्टी हो अथवा रंगमंच, संगीत के सुर हों या तूलिका के रंग, बारीक नक्काशियाँ हों या चटक धूमिल रेखाएं, संवेदना के शब्द हों या देह भाषा के मूक संवाद, इन सभी माध्यमों से सौंदर्य की सृष्टि तभी हो पाती है जब इनमें संतुलन होता है। यही दृष्टि मानवीय आकृतियों में भी देखी परखी जाती है। संतुलन सचेतन कला धर्म है जो कलाकार के अवचेतन में स्थित होता है और उसकी इंद्रियों से प्रकट भी होता है। रचना का क्षण स्थिर होकर व्यवस्थित होने का होता है, प्रकारांतर से वही समाधि का क्षण होता है। कलाकार ऐसे ही किसी स्थिर क्षण में अपनी संवेदनाओं की अनुगूंज से नवोन्मेषशाली कला रूप का सृजन करता है। समाधि की अवस्था में अनजानी प्रेरणा से संगीत, कविता, नाटक, चित्र, मूर्ति, वास्तु आदि के रूप में जो प्रतिफलित होता है वह कला व्यापार है। वह ललित रूप ही ललित कला स्वरूप होता है। सभी कला रूप रम्य, नंदतिक, सुंदर, रमणीय, ललित और आह्लादकारी माने गए हैं। इन कला रूपों के उपभोग, दर्शन, श्रवण रूप ही विविध प्रकार के सामाजिक प्रेक्षक, श्रोता, भावक, सहृदय आदि के आनंद के कारण बनते हैं, इनको आह्लादित करते हैं। जैसा कि कालिदास कहते हैं, भिन्न रुचि है लोको, अर्थात लोक जीवन की रुचियां वैविध्य से भरी हैं। ये सामाजिक सहृदय भी विविध रुचियों वाले हैं। तात्पर्य यह है कि किसी को कविता में रुचि है तो किसी को संगीत में, किसी को नाटक अथवा वास्तुकला में। अर्थात भारतीय कला का जो स्वरूप है वो अनंत स्वरूप वाला है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भारतीय सौंदर्य दर्शन या सौंदर्य शास्त्र की सैद्धांतिकी के मूल तत्व अपने मौलिक रूप में विद्यमान हैं। व्यवस्थित रूप से इस ग्रंथ को हम भारतीय सौंदर्य चेतना का आकर ग्रंथ कह सकते हैं। असल में भारतीय सौंदर्य परंपरा मनुष्यता के जन्म और सभ्यता के सूर्योदय का ही पर्याय है। वैदिक सभ्यता के साथ ही कला चेतना भी स्वतंत्र रूप में हमारी सभ्यता के आविर्भाव के साथ ही विकसित हुई। शर्मा, पणि, यम, यमी जैसे संवाद, सामवेद की संगीत परंपरा, त्रिपुरदाह, नारद और सरस्वती की वीणा, ये सब प्रतीक भारतीय कला चेतना की प्राचीनता के भी द्योतक हैं। पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो अष्टाध्यायी। इसके संदर्भ में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि आर्ष वाङ्मय की यह सारी सामग्री इतना ही संकेत दे पाती है कि इस देश में भरतों की एक परंपरा थी। संभवतः इन भरतों या भरत जनों में से किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या पूरे वंश का संबंध नट सूत्रों से रहा हो। पाणिनि कालीन भारतवर्ष
पृष्ठ 315 अनकोड। अर्थात भरत मुनि का सौंदर्य चिंतन भी आर्ष परंपरा जितना ही प्राचीन रहा होगा। भरत के सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य भरत कहलाए। इन अनेक कला रूपों के विविध अंगों से सदियों तक जुड़े रहे होंगे। यही कारण है कि भरत की सौंदर्य दृष्टि किसी एक व्यक्ति, वंश, जाति या किसी सामंत अथवा राजा के नाम से प्रचलित या विकसित नहीं हुई। शिव और पार्वती अनेक कलाओं के जनक हैं। तांडव, लास्य, संगीत, अभिनय, काव्य, भाषा, व्याकरण आदि के जनक तो अर्धनारीश्वर ही हैं। कालिदास कहते हैं, वागार्था विव संपर्क्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात शिव और पार्वती वाणी और अर्थ की तरह एक ही शब्द में समाये हैं। शब्द के अक्षर तो देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, किंतु अर्थ की छवियां केवल समझी जा सकती हैं, केवल अनुभव गम्य हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर रूप शिव और पार्वती संसार के माता पिता हैं, जिन्हें मैं वाणी और अर्थ की प्रतीत के लिए प्रणाम कर रहा हूँ। यह एक ही श्लोक में काव्य, चित्र और जीवन के संतुलन की भाषा का व्याकरण कालिदास प्रस्तुत करते हैं। कलात्मक सौंदर्य का यह अद्भुत दर्शन कालिदास ही प्रस्तुत कर सकते थे। शिव और पार्वती लोक के देवता हैं, जिसमें सुर, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, दैत्य, स्त्री, पुरुष, संवर्ण, अवर्ण आदि सभी रहते हैं। इसलिए भरत लोक में जाते हैं, लोक से प्रमाण लेते हैं और उसे ही नाटक के लिए चुनते हैं और उसी की व्याख्या भी करते हैं। हमारी कलाओं का स्वरूप लोकोन्मुख है। हमारे समाज में वेद और लोक दो परंपराएं रही हैं। वैदिक परंपराएं कुलीन वर्ग के लिए प्रचलित थी, जबकि लौकिक परंपराएं अकुलीन लोगों के समाज में प्राकृत जन का हिस्सा बनी। परवर्ती समाज इन्हीं खांचों में विभक्त होता गया। हमारी दार्शनिक परंपराएं भी इसी तरह विकसित हुईं। कुछ दर्शन आस्तिक हुए तो कुछ नास्तिक परंपरा वाला भी चलते रहे। माना जाता है लोकायत दर्शन, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता से भी पहले का है। कलाओं पर भी इन धार्मिक दार्शनिक परंपराओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे समाज में पहले शिवालय बने, बाद में वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव और शाक्त मत के प्रभाव में मंदिरों का निर्माण किया गया। शाक्त परंपरा और शैव परंपरा में भी मंदिर बने। इन सभी वास्तु, स्थापत्य और शैव शिल्प रूपों में वैचारिक द्वंद्व भी आगे चलकर हुए। युद्ध भी दिखाई देते हैं, किंतु जैन और बौद्ध दर्शन के प्रभाव से वास्तु और स्थापत्य को नए आयाम भी मिले। मठ, मंदिर और स्तूपों के ये कला रूप इनके अनुयायी राजाओं, सामंतों ने बनवाए। लगभग 9वीं सदी में शंकराचार्य ने आध्यात्मिक दिग्विजय करके 4 पीठ बनाए और वेदांत दर्शन की स्थापना की। हालांकि मूर्ति पूजा और पाखंड आदि के वे प्रबल विरोधी थे। इन्हीं दिनों आचार्य अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका लिखी, तंत्र दर्शन और प्रत्यभिज्ञा दर्शन की भी नींव रखी। आचार्य अभिनव गुप्त ही स्वतंत्र कला शास्त्र के उन्नायक और कश्मीर शैव दर्शन के संस्थापक माने गए। रस सिद्धांत की सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ही करते हैं। उनका विश्लेषित साधारणीकरण काव्य, संगीत, नाटक, वास्तु, चित्र आदि ललित कलाओं को समझने का पैमाना बनता गया। वहीं लोकधर्मी मत्स्येंद्रनाथ, भर्तृहरि, गोरखनाथ जैसे सिद्ध संतों ने अनेक मठों की स्थापना की। इन सब के मूल में शिव और शक्ति की साधना ही प्रमुख तत्व है, जिनकी अपनी तंत्र मूलक सौंदर्य चेतना है, लेकिन इन्हें हम स्वतंत्र कला चेतना के रूप में नहीं देख सकते। श्रेष्ठ कला रूप वह होता है जो अनंत से हमें जोड़ सके, हमारे अवचेतन को किसी धर्म दर्शन तक सीमित न करे, जिसका मूर्तन न किया जा सके, बल्कि जो अमूर्त हो। अग्नि पुराण में ब्रह्म को रसो वैसा कहा गया। भरत ने उसी रस को कविता और नाटक का मूल कहा। जिसे कबीर के शब्दों में कहें तो लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावन हार। ये वही ब्रह्म है जिसे कश्मीर शैव दार्शनिक स्वतंत्र कला शास्त्र के अध्येता प्रोफेसर कृष्ण चंद्र पांडे जी ने विविध कलाओं की चरम परिणति के रूप में
रस ब्रह्म, नाद ब्रह्म और वास्तु ब्रह्म के रूप में चिन्हित किया। यह ब्रह्म रूप रस परमानंद का ही स्वरूप है। वह परमानंद कविता और नाटक में रस ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, संगीत और नृत्य में नाद ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, जबकि वास्तु, स्थापत्य आदि कलाओं में वास्तु ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। अतीत में कलाकारों ने राज्याश्रित और स्वतंत्र होकर दोनों तरह से कलाओं की साधना की है। राज्याश्रित कलाओं का सीमांकन मत विशेष के आधार पर दरबारी सामंतों ने किया, किंतु स्वतंत्र कलाकारों ने लोक भावना और जन जीवन की आकांक्षा को ध्यान में रखकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति से कलाओं पर काम किया है। हालांकि राजाश्रय न मिलने के कारण लोक जीवन के कवि, शिल्पी, काष्ठकार, वास्तुकार, रंगकर्मी, संगीतकार काल के गाल में समाते चले गए और उनके न होने या होने के प्रमाण भी अब खोज पाना असंभव है। दुनिया में सब कहीं राज्याश्रित कलाकारों का ही इतिहास मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जिन्हें राज्याश्रय नहीं मिला या जो राज्याश्रय के विरुद्ध थे उनकी कलावादी दृष्टि ही नहीं रही होगी। भारत की प्राचीनतम मूर्ति कला का इतिहास सिंधु घाटी के उत्खनन से ज्ञात होता है। उसमें प्राप्त विविध मूर्तियां भारतीय संस्कृति को दिग्दर्शित करती हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा के अतिरिक्त चन्हाड़ो, राजगीर, महाबलीपुरम, अंबाला, कराची, केला, बलूचिस्तान आदि सैकड़ों स्थानों तक इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार रहा है। विद्वानों ने इसकी प्राचीनता लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक निर्धारित की है। ये मूर्तियाँ वैष्णव जन और बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी आस्तिक और नास्तिक दोनों परंपराओं का विवरण इन मूर्तियों और इनके स्थापत्य से मिलता है। यही सौंदर्य चेतना जैन बौद्ध मतों के साथ विश्व के अनेक देशों में भी प्रसारित हुई। यहाँ तक हमारे वैदिक समाज में भी मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है। यज्ञ आदि में पंच तत्वों से जुड़े देवताओं की पूजा अर्चना का विधान है। वैदिक वाङ्मय में सूर्य, चंद्रमा, मरुत, जल, अग्नि, इंद्र, पृथ्वी आदि को देवता कहा गया है। भास ने प्रतिमा नाटक में प्रतिमा मंदिर का उल्लेख किया है, जिसमें रघुवंशियों के दिवंगत राजाओं की प्रतिमाएं बनी हुई थी। ये मंदिर देवताओं के मंदिर के रूप में न होकर एक तरह का म्यूजियम रहा होगा। भित्ति चित्र और साहित्य में कलाओं का विकास और उनके रूपाकारों में बदलाव साफ तौर से देखे समझे जा सकते हैं। वैष्णव धर्म से जुड़ी राम कथा, कृष्ण कथा, महावीर, जैन कथाएं, बौद्ध गाथाएं, पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्र भी समय समय पर देखने को मिलते रहे। इसी कड़ी में यीशु की शूल चूही हुई प्रतिमा भी भारतीय मूर्ति और चित्रकला का अंग बनी। मुगल काल में हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बनी अनेक मूर्तियों, मंदिरों का भंजन किया गया और मस्जिदों का नया वास्तु और नई संस्कृति सामने आई। ताजमहल और लाल किला जैसे भव्य गौरवशाली भवन इसी काल में बने। तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतकार इसी समय में उभरे। अमीर खुसरो, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास, मीराबाई, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे अनेक बड़े कवि भी इसी कालखंड में जन्मे। खुसरो खान खाना जैसे कुछ सामंतों मनसबदारों के अलावा अधिकांश ये सब लोक धर्मी कवि थे। सूफी संगीत इसी कालावधि में नए रंग ढंग से स्थापित हुआ। साकार और निराकार, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी धाराओं का साहित्य और संगीत लगातार गूंजता रहा। लोक नृत्यों, लीलाओं, नाटकों आदि का प्रदर्शन भी चलता रहा। सूक्ष्म तैल चित्रकारी और भवनों के पत्थरों पर मनोरम चित्र टंकित किए जाते रहे। इन भवनों में अनेक रंग के पत्थर, हीरे तथा धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा था। इन सभी कालखंडों में कलाओं के रूपाकार बदलते रहे। शासकों ने अपनी तरह से सीमित भी कर दिया और नई चेतना से उसका विस्तार भी हुआ।
किंतु लोक कला की आत्मा सदैव एकात्म रही। अंग्रेजी राज में कलाओं का और विकास हुआ। नया नाटक, नई काव्य परंपरा, नई संगीत धारा, ऑर्केस्ट्रा, नया वास्तु, स्थापत्य आदि सभी भारतीय कला चेतना से जुड़ते गए और इस नवाचार के साथ पाश्चात्य जगत के कला रूपों में हमारी चेतना टकराई तो उनकी संवेदना और तकनीक को भी हमने जाना समझा। ये कलाओं और संस्कृतियों की आवाजाही दोनों तरफ से हुई। तात्पर्य यह कि जब हम भारतीय कला चेतना की हजारों वर्षों की परंपरा को चिन्हित करेंगे तो कलाओं के इन सभी पड़ावों पर दृष्टि अवश्य रखनी होगी। देश की स्वतंत्रता के बाद तो इन स्वतंत्र कला रूपों में फिर अनेक परिवर्तन हुए। ये समय इन कला रूपों के पुनरीक्षण का था, कलाकारों को सम्मानित करने का था। हमने स्वतंत्र कलाओं को चिन्हने में बहुत देर की है, उनकी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं पहचाना। कलाओं की विकास यात्रा को निर्णायक तौर पर किसी एक मत के आधार पर विश्लेषित करना अनुचित और असंगत होगा। मेरी दृष्टि में चित्रकला हो, संगीत, वास्तु अथवा साहित्य अमूर्तन किसी भी कला को नवोन्मेषशाली सृजन की अनिवार्य शर्त है, साहित्य का कोई भी रूप हो। जबकि मूर्तन कला को सीमित करने और किसी मत विशेष के सांचे खांचे में डालकर सत्ता के प्रति उपयोगी बनाने की उनका जतन होता है। अनेक विद्वानों ने इसी आधार पर शास्त्रीय और उपयोगी कलाओं को अलग अलग किया है। अब तो पूंजीवादी बाजार ने स्वतंत्र कलाओं की प्रगति को लगभग सीमित कर दिया है। कुछ कला रूप तो नष्ट भी हो चुके हैं। अंततः कहना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा विषय है, तथापि मेरी दृष्टि में यही कुछ भारतीय कला चेतना के बिखरे हुए सूत्र हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अवश्य बताएं। अनुभव की सीढ़ी पर आएं और भारतेंदु मिश्र का प्रणाम स्वीकार करें।